हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। एनजीओ जोधपुर। अथर्व एक एनजीओ के अंदर पहुंचा तो देखा वहां पर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे और पीपल आम के पेड़ भी थे, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ और वहां पर बच्चे खेल रहे थे। लेकिन उसे अक्षिता कहीं नज़र नहीं आई थी। उसे दो बच्चे के झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन अथर्व ने सिर घुमाकर देखा तो एक दुबले पतले करीब 4 साल के बच्चे को एक मोटू 7 साल के लड़के ने कॉलर से पकड़ रखा था, जिसे देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई और वो उन लोगों के पास आ गया जहाँ पर कई सारे बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हुए थे और मोटू सा बच्चा उसे 4 साल के बच्चे को मार रहा था, जिसे देखकर अथर्व उसे 7 साल के लड़के को बच्चे से दूर करते हुए बोले, ये क्या बदतमीजी है, क्यों मार रहे हो उसे। अथर्व की बात सुनो मोटू सा लड़का उसे घूरते हुए बोला, वो अंकल बीच में मत बोलो, वो मेरे और इस अक्षत के बीच की बात है। वो 4 साल का बच्चा जिसका नाम अक्षत था और उसका एक तरफ का गोरा लाल थप्पड़ से कारण सूझ चुका था। उस बच्चे को घूरते हुए, तू हमेशा परेशान करता है मुझे। अथर्व अक्षत की बात सुनकर बोला, तो तुम सहते क्यों हो? मोटे लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। उसके पेट पर जोरदार घुस्सा मारो, बैठ जाएगा वो। अथर्व के आइडिया को सुनकर अक्षत उसे सलामी देते हुए, जो हुकुम सर जी। इतना कहकर अक्षत उस मोटे से लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद उसे एक लात मारता है, जिससे वो मोटू बच्चा जमीन पर गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है। ये देखकर अथर्व प्राउड के साथ अक्षत को अपनी गोद में उठाते बोला, बहुत अच्छा किया। वैसे तुम कौन हो? ये कहते हुए अथर्व उन बच्चे को इग्नोर कर अक्षत को लेकर चबूतरे के पास आ गया, जहाँ बैठा हुआ अक्षत के चेहरे को साफ करने लगा तो अक्षत गौर से अथर्व को देखने लगा। अक्षत की नज़र को खुद पर महसूस कर अथर्व आंखें चढ़ाते हुए बोला, मैंने पूछा तुम कौन हो? जिसके जवाब में अक्षत फूल रौब में बोला, मेरा नाम अक्षत सिंह। जिसे सुनकर अथर्व कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, अक्षु आप यहाँ क्या कर रहे हो? उस आवाज़ को सुनकर अक्षत थोड़ा डर गया और जल्दी से चबूतरे से उतरते हुए बोला, मम्मा वो मुझे मार रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, वो हर बार ऐसा ही करता है। ये कहते हुए अक्षत रोते हुए आकर उसे लेडी के गले लग गया, जिसे सुनकर लेडी उसे चुप करवाते हुए, अच्छा रोना बंद करो, तुम मेरे बेटे होकर इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हो बेटा? अचानक अथर्व के मुंह से निकला, जिसकी आवाज़ सुनो लेडी अथर्व को हैरानी से देखने लगी। लॉज एंकल्स यूएस सीसी चौहान मेंशन में प्रथा बड़े गुस्से से अपने सामने खड़े चिराग को घूरे जा रही थी, जिसे देखते हुए चिराग एक गहरी सांस भर अपने कान पकड़ते हुए आई एम सॉरी, जिसे देखकर प्रथा अपना चेहरा फेर लेती है तो चिराग उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, प्रथा डोंट इग्नोर मी। जिसे सुनकर प्रथा चिराग के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, इग्नोर ना करूँ, लेकिन क्यों ना करूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, चिराग ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुन प्रथा खड़ी होकर चिराग के सीने पर मारते हुए बोली, बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम, बहुत बुरे हो। प्रथा के मारने पर चिराग उसके हाथ को पकड़ उसे देखने लगा, फिर उसे एकदम से अपने सीने से लगा, उसे अपने बाहों में जकड़ लिया और प्रथा के सर को सहलाते हुए धीरे से, हम दोबारा कभी इंडिया में अपने कदम नहीं रखेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे वहाँ, हम यहाँ रहेंगे, नई शुरुआत करेंगे। बहुत मनहूस है वो जगह मेरे लिए, जब भी वहाँ जाता हूँ जख्म ताजे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दूर हो जाता है मुझसे। ये कहते हुए चिराग की आंखें नम हो गई थी, जिसे सुनकर प्रथा रुंधी हुई आवाज़ में चिराग से बोली, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? चिराग प्रथा के बात सुन उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें पहले भी नहीं छोड़ने वाला था, वो तुम थी जो मुझे छोड़ गई। जिसे सुनकर प्रथा आंखों में नमी लिए चिराग को देखते हुए, अच्छा और उसका क्या जो तुम हर वक्त मुझे परेशान करते थे, खींचकर हट करते थे मुझे? प्रथा की नम आंखों को देख चिराग उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। जिससे प्रथा चिराग के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, मुझे फंसा कर तो नहीं रखोगे ना? ये सुनकर चिराग अपनी आंखें छोटी करते हुए, हम कोई डेट नहीं कर रहे, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ है। चिराग के बात पर प्रथा अपना सिर हिलाते हुए बोली, समझ गई, लेकिन मैं अभी तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं करूँगी। प्रथा के बात पर चिराग उसे घूरने लगा, जिसे देखकर प्रथा उसे दूर होते हुए बोली, मैं नहीं करूँगी। प्रथा के दूर जाने पर चिराग अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं ना? चिराग को अपनी तरफ आता हुआ देख प्रथा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, जब मेरा मन होगा तब। ये सुनकर चिराग प्रथा के हाथों को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच बिस्तर पर गिर जाता है और प्रथा के होठों पर चूमने लगता है। वो उसे इससे किस कर रहा था जैसे रेगिस्तान में लटके मुसाफिर को बरसों बाद पानी मिल गया हो। जिसे देखते हुए प्रथा चिराग का साथ देने के बाद उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज़। जिसे सुन चिराग अपना सर हिला उसके ऊपर से उठते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं हो, इक्विपमेंट्स मंगाए हैं, तुम जाकर म्यूजिक रूम में देख लो, मैं जब शावर ले लेता हूँ।
इतना कहकर चिराग वार्डरोब की तरफ चला गया और वहाँ से अपने लिए नाइट सूट निकालते हुए वहाँ से तेजी से जाते हुए प्रथा की तरफ देखकर कोई भी सामान उसकी जगह से दूर नहीं होना चाहिए। प्रथा चिराग की बात सुन रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतने वक्त से तुम थेरेपी नहीं लेना। चिराग प्रथा की बात सुन अपनी आंखों चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कभी कभी मेरी ये डिसऑर्डर फायदेमंद होती है? प्रथा चिराग की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, पक्का होती है कि तुम मेरा सारा काम खुद कर देते हो, लेकिन बीमारी को बीमारी ही कहा जाता है। मेरे ओसीडी से ग्रस्त पति। जिसे सुन चिराग अपने कदम प्रथा की तरफ बढ़ाने लगा, जिसे देखकर प्रथा वहां से जाते हुए बोले, अच्छे से शावर लेना। यह सुनकर चिराग उसे जाता हुआ देखने के बाद वॉशरूम के अंदर चला गया और अपने कपड़े उतारते हुए शावर के नीचे खड़ा हो अपने बालों पर उंगली चलाते हुए महक को याद करने लगा। जब महक उससे मिलने के लिए आई थी, जहाँ महक ने चिराग से कहा था बेवजह के गुस्से के साथ अपने ईगो को किसी के ऊपर उतारना इंसानियत नहीं होती, और अगर आपको लगता है कि वो शख्स आपके साथ रहेगा तो आप पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। इसलिए इन सभी बातों को जहाँ से निकाल नई शुरुआत कीजिए। जिसे याद कर चिराग अपनी आंखें खोल वॉल में लगे मिरर में खुद को देखते हुए, इस जन्म में तुम्हें दे दिया मृत्युंजय सारंग को, अगली बार छीन लूंगा तुम्हें। प्रथा मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और पसंद थी। ये कहते हुए चिराग की आंखें लाल हो गई थी। उस लेडी के बाद सुन मृत्युंजय उसे देखने लगा। जब उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर गई, मृत्युंजय के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होकर उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगा। जिसे देखो लेडी बोली, मृत्युंजय सारंग, तुम्हें क्या लगता है तुम मुंह छुपाकर भाग सकते हो? जिसे सुन मृत्युंजय के कदम रुकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी प्रेगनेंसी को देखकर मुझे कुछ नहीं कह रहा हो तो तुम सर पर चढ़ रही हो तो सुनो, माया सक्सेना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे औरतों को मुँह लगने का, जिसके बच्चे के बाप का भी कोई अता पता ना हो। मृत्युंजय की बात सुन माया, जो कि आलोक के वाइफ थे, गुस्से से उसे घूरते बोले, तुम खुद को बहुत पवित्र समझते हो जो मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ये सुनकर मृत्युंजय व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह रियली, तुम्हारा खुद का कोई कैरेक्टर भी है? मुझे पता नहीं था। थैंक्स बताने के लिए। जो औरत अपने देवर और पति दोनों के मजे लूटे मरना पड़ेगा, सच में उसका कैरेक्टर तो मुझसे ज़्यादा ही होगा। फिर माया को घूरते, और इंसल्ट नहीं चाहती तो निकलो यहाँ से। एक कहकर मृत्युंजय डॉक्टर के केबिन के अंदर चला, जिसे जाते हुए नफरत से देखने के बाद माया मुड़ी। जब उसकी नज़र वहां आती हुई महक पर, जिसे देख माया का शरीर नफरत से जल उठा और वो उसे बुरी तरीके से घूरने लगे। महक, जिसके माया को सिर्फ एक बार देखा था, जिस कारण उसे माया बिल्कुल भी याद नहीं थी, उसकी नज़र को खुद पर महसूस करने के बावजूद वो चुपचाप मृत्युंजय के पीछे केबिन में जाने लगे। जिसे देख माया बोली, क्या बात है मृत्युंजय सारंग के साथ रहकर तुम्हारे भी औकात बढ़ गए? माया के पास महक के कदम रुक गए और कन्फ्यूजन में माया को देखते हुए बोली, सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिसके जवाब में माया अपना सिर हिलाते हुए बोली, बेशक जानते हैं, और जानेंगे भी कैसे नहीं, एक ही परिवार की बहुएं हैं जो। बस फर्क इतना है, मेरे पास परिवार करने के लिए मेरे सास ससुर के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा पति, बच्चे, देवर सब है। महक, जिसे सुन महक याद करने की कोशिश करने लगे कि असल में उसने माया को कहाँ देखा था। जिसके चेहरे पर कन्फ्यूजन देख माया अपने दांत पीसते हुए बोली, नहीं पहचान पाई ना? तो चलो बताती हूँ, मैं माया आलोक सारंग हो, और मेरे पति देवर सबको तुम्हें उन खूनी पति ने मार डाला, समझी? तुम्हारे पति ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये कहते हुए माया की आंखों में दुनिया जहाँ की नफरत साफ नजर आ रही थी। जिसे देखकर महक कुछ पल चुप रही, फिर अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लेकर माया के थोड़ा करीब आकर बोली, तुम्हारे पति को मृत्युंजय ने नहीं, मैंने मारा था। जिसे सुन माया के चेहरे के रंग उड़ गए। माया के चेहरे को देखते हुए महक हल्का मुस्कुराकर आगे बोली, मैंने आग लगा दिया उसे, क्योंकि उसने अपने भाई की बीवी पर गंदी नज़र डाली, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने मेरे भाई के बीवी की जिंदगी के पूरे 5 साल बर्बाद कर दिए। एक मासूम के बचपन से उसकी माँ का साया छीन लिया, इसलिए मैंने उसे उसकी जान छीन ली, और अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो। ये कहते हुए महक की नज़र माया के पेट पर गई। जिसे देख महक एक गहरी सांस भरकर बोली, मेरे परिवार पर कभी अपनी गंदी नज़र मत डालना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माया, अपने बच्चे और बचे हुए परिवार का ख्याल रखो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर महक एकांश को लेकर केबिन के अंदर चली गई। जिसे जाते हुए देख माया ने अपनी मुठ्ठियाँ आपस में कस ली और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद महक और मृत्युंजय कार में थे, और महक एकांश को अपनी गोद में पकड़े चुपचाप बैठे हुई। जिसे देख मृत्युंजय कार ड्राइव करते हुए, क्या हुआ, बहुत चुप लग रही हो? जिसके जवाब में महक अपना सिर नहीं में हिलाकर, कोई बात नहीं है, लोग कहते हैं मैं आपके साथ रहकर आपकी तरह हो गई हूँ, क्या आपको भी वही लगता है? जिस पर मृत्युंजय
होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर, लेकिन मुझे तुम्हारी समझदारी नज़र क्यों नहीं आती? अगर तुम मेरी तरह हो गई हो तो। जिसे सुन महक मुंह बनाते हुए बोले, आपका सही है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। महक के बाद तो मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, महक तुम हो, किसी के कहने पर तुम मेरी तरह नहीं हो जाओगी, इसलिए किसी पर ध्यान मत दो, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। मृत्युंजय की बात सुन महक अपना सिर हिलाते हुए, ये आपके सही कहा, मैं आपकी तरह नहीं हो सकती, वरना हमारे बच्चे तो एंग्री बर्ड बन जाएंगे। महक के बाद तो मृत्युंजय उसे घूरते हुए, यू मीन आई एम ए एंग्री बर्ड? मृत्युंजय के गुस्से भरी आंखों को देख महक हल्का सा मुस्कुरा कर, नहीं, आप एंग्री बर्ड नहीं हो, आप तो मेरे प्यारे बागर बिल्ले हो। मैंने पहले भी कहा है महक, मुझे इस भद्दे से नाम से मत बुलाया करो, मेरा खून जल जाता है। मृत्युंजय ने अपने दांत पीसते, जिसे सुन महक हंसते हुए बोली, और मुझे मज़ा आता है। महक के बाद सुन मृत्युंजय अजीब अजीब मुँह बनाने लगा और दोनों मेहता क्लिनिक के लिए निकल गए। इधर जोधपुर दोपहर का वक्त है। एनजीओ अथर्व अपने सामने अक्षत को अपनी बाहों में पकड़कर खड़ी अक्षिता को देख रहा था। जब वो अपने कदम अक्षिता की तरफ बढ़ाते हुए, बेटा ये लड़का तुम्हारा बेटा है। अक्षिता जो कि खुद हैरानी से अथर्व को देख रही थी, जल्दी से अक्षत को अपने सीने से लगाते हुए, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब के बदले अथर्व अक्षत की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हारा बेटा है, इस बात का जवाब दो। अक्षत जो अथर्व की बात सुन रहा था, अक्षिता के गले में अपनी बाहें डालते हुए अथर्व से बोला, यश शंकर, ये मेरी मम्मा है। जिसे सुन अथर्व अक्षिता से पूछा, इसका बाप कौन है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और मैं तुम्हें कोई जवाब देना जरूरी भी नहीं समझती। अक्षिता ने सीधा से जवाब दिया। अक्षिता के जवाब को सुन अथर्व अपने दांत पीसते हुए उसके पास आकर बोला, किसकी नाजायज औलाद को पाल रही हो तुम? अथर्व की बात सुन अक्षिता गुस्से से उसे कूदते हुए, जुबान संभाल कर बात करो, अगर मेरे अक्षु के बारे में कुछ भी घटिया बात अपनी घटिया जुबान से निकाले तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। जिसे सुन अथर्व अक्षिता को कूदते हुए, मैं क्यों नहीं कहूँ, मैं तो जरूर कहूँगा, किसके साथ मुँह काला करवाया है तुमने और ये किसका नाजायज? अथर्व इतना का पाया था कि अक्षिता एक झन्नाटेदार समझा उसके गाल पर रसी दी और अक्षत को पकड़ते हुए अथर्व का उंगली दिखाते हुए, मेरा बेटा है ये सब, अगर कुछ भी इसके खिलाफ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अक्षिता के थप्पड़ मारने पर अथर्व का चेहरा एक तरफ झुक गया और बड़े गुस्से से अक्षिता को घूरते हुए उसके गले को कसकर पकड़कर बोला, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम किसी और का बच्चा पैदा कर रही हो। अचानक अथर्व के इस तरीके से गले को पकड़ने पर अक्षिता हैरान हो गई। वहीं अक्षत अथर्व के हाथ को मारते हुए बोला, छोड़ो मेरी मम्मा को। जिसे देखा अथर्व गुस्से से अक्षत से बोला, अपना मुंह बंद करो। फिर अक्षिता के गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर, बताओ इसका बाप कौन है? अक्षिता अथर्व के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम पागल हो चुके हो क्या? छोड़ो मुझे। जिस पर अथर्व अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए अपनी पकड़ अक्षिता के पास गर्दन पर और मजबूत करते हुए बोला, कभी नहीं, मैं इतनी दूर से तुम्हारा रिश्ता लेकर आया और तुम यहाँ किसी और का बच्चा पाल रही हो। कौन है ये बच्चा? अथर्व के बार बार एक ही बात के रिपीट करने पर अक्षिता अक्षत को अपनी गोद से उतार अथर्व के हाथ को पकड़ कसकर मोड़ते हुए, मिल गया तुम्हें जवाब। अथर्व अचानक अक्षिता के हाथ मोड़ने पर दर्द से कराह जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जिसे देखते हुए अक्षत अक्षिता के हाथ को पकड़ते हुए, मम्मा, अंकल ने मुझे बंटी से बचाया, प्लीज़ आप उन्हें मत मारो। अक्षत की बात सुन अक्षिता अथर्व को झटके से छोर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अगर आगे से तुमने मेरे बच्चे के खिलाफ अपनी घटिया जुबान से कुछ भी कहा, बकवास की ना, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तुम्हें इससे भी बुरा दिखाऊंगी। अक्षिता की धमकी को सुन अथर्व अपने हाथ को ठीक करते हुए होठों पर व्यंग भरी मुस्कान लेकर बोला, पिछली बार सिर्फ मजाक किया था, लेकिन इस बार तुम देखो मैं तुम्हारी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ। फिर अक्षत की तरफ इशारा करते हुए, ये है ना तुम्हारी इज्जत, स्वाभिमान, जिसके बाप का आता पता नहीं और इज्जत के डींगे हाँकती हो, देखना कैसे इज्जत उतारता हूँ मैं। ये कहकर अथर्व गुस्से भरी आंखों से अक्षत को घूरने के बाद अक्षिता को घूरते हुए अपने कदम एनजीओ से बाहर की तरफ बढ़ा देता है। अक्षिता जाते हुए अथर्व को देखने के बाद डरे सामने खड़े अक्षत की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोले, अक्षु आप क्यों डर रहे हो? अक्षिता के बाद सुन अक्षत रोते हुए बोला, मम्मा आप अब मुझसे मिलने नहीं आओगी क्या? आप अब अक्षु को छोड़ दोगे? अक्षत को रोता हुआ देख अक्षिता को अपने दिल में बहुत दर्द होने लगा और वो उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोले, आज तो आपको मम्मा लेने आई थी, हम अब नानू नानी के साथ रहेंगे। ये सुनकर अक्षत खुश होते हुए अक्षिता से बोला, आप सच्ची कह रही हो मम्मा? हाँ अक्षु मैं सच कह रही हूँ। अब हम आज घर चलेंगे और आप अपने मम्मा नानी नाना और मासी के साथ रहोगे। मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को बात बता कर आता हूँ मम्मा कि आज अक्षु अपने घर जा रहा है। अक्षत ने अक्षिता की गोद से उतरते हुए कहा। जिसे देख अक्षिता उसे कुछ भी नहीं कर तो अक्षत अपने सारे फ्रेंड्स की तरफ चला जाता है। जिसे जाता हुआ देख अक्षिता एक गहरी सांस भर खुद से बोली, बहुत बड़ा फैसला लिया है, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा।
लेकिन अब अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करूंगी, उसके आगे का बचपन उससे नहीं छीनूंगी। इतना कहते हुए अक्षिता की आंखें नम हो गई, जिससे साफ करते हुए उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। अक्षिता जब अंदर पहुंची तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी पेपर्स बना रही थी, जिसे देखकर अक्षिता बोली, काकी पेपर्स बन गए क्या? अक्षिता की आवाज़ सुन वो महिला उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले अक्षत यहाँ पर था, तो अपने कमाई के 80% यहाँ दे देती थी, अब वो यहाँ नहीं है तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मैंने सिर्फ अक्षत के लिए नहीं किया था, मैंने तमाम उन अनाथ बच्चों के लिए किया था जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है, और मैं ये हमेशा करूँगी। अक्षिता ने महिला की बात सुनकर कहा, जिसे सुनकर वो महिला मुस्कुराते हुए पेपर्स अक्षिता की तरफ बढ़ा कर बोली, इस जगह का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है अक्षिता, तुम जब चाहे तब यहाँ आ सकती हो। अक्षिता उनकी बात सुन अपना सिर हिला देती है और पेपर्स को रखते हुए कहती है, मैं अक्षत का सामान लेकर आती हूँ। ये कहकर अक्षिता ऑफिस से बाहर चली गई। जिसे जाता हुआ एक नज़र देख महिला एक गहरी सांस भरकर अक्षत के फोटो को देखने लगी। कुछ देर बाद अक्षिता अपनी बाइक में बैठी हुई थी और उसके आगे अक्षत बैठा हुआ था और सारे बच्चे अक्षत को बाय कह रहे थे, जिस पर अक्षत उन्हें बाय कहने के बाद अक्षिता की तरफ देखते हुए बोला, चले मम्मा, नानू नानी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अक्षत की बात सुन अक्षिता अपने होठों पर नकली मुस्कान लेकर अपना सिर हिला देती है और सबको बाय कहते हुए गाड़ी सिंह हाउस की तरफ बढ़ा देती है। कुछ देर बाद जब अक्षिता की गाड़ी सिंह हाउस के सामने रुकती है तो वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे एक नज़र देख अक्षिता अक्षत को गाड़ी से उतारते हुए, मैं आपका सामान लेकर आती हूँ। ये सुनकर अक्षत अंदर की तरफ जाते हुए बोला, और मैं नानी नानू के सरप्राइज दूंगा। ये कहकर अक्षत दौड़ते हुए अंदर की तरफ चला गया, जिसे देख अक्षिता जल्दी से सामान गाड़ी से निकाल अक्षत के पीछे अंदर आई तो पाया अथर्व सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर एटीट्यूड में बैठा हुआ था और उसके सामने वाले सोफे पर प्रजापति जी और रंजना जी बैठे हुए थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।